सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे चैनल को देखने और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सब आपके लिए लेकर आए हैं भागलपुर के विकास की कहानी, जिन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर बिहार के भागलपुर में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। गांव वाले तो पागल बोलते थे। जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है, तब मैंने घर पे बताया कि ये तो नहीं हो सकता है। ग्रीन है, पिंक कलर है, वाइट कलर है। तो जब पता चला कि ये सब यूरिया डीएपी है, हम लोगों के हेल्थ का कारण, जो ख़राब होने का कारण है, वो बहुत हद तक ये यूरिया डीएपी है। आप सभी से गुजारिश है कि आप विकास को भरपूर समर्थन दें और इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। नमस्कारम। तो हम विकास कानोडिया हैं, घर भागलपुर बिहार है और हम लोग अभी माटीसा नेचुरल फार्म में है। इस फार्म को मैनेज करते हैं और बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन किया है MIT उडुपी से प्रिंटिंग एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में। फिर दुबई में जॉब था मेरा। जॉब जब हम कर रहे थे दुबई में, तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि सब भाग रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने बीवी को, और पूरा ज़िंदगी अपना झोंक दिए हैं, या फिर गाड़ी ख़रीद रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। और हमको लगा कि ठीक है, मेरे पास रुपया तो आ रहा है, तो क्या हम बस दारू पिएं, पार्टी करें, या शादी करके बस बीवी बच्चों में लग जाएं। और हमको बहुत ही रोबोटिक लाइफस्टाइल लगा वो। फिर किसी तरह मेरा इंट्रोडक्शन योगा में हुआ और फिर बहुत सारे रिसर्च किए खेती के ऊपर। जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे एक बार हम, तो उस समय मुझे लगा कि खेती ही बहुत अच्छा रहेगा करना। जब खेती देख रहे थे नर्मदा परिक्रमा में कि लोग खेती कर रहे हैं और वो लोग कुछ छींट रहे थे, एंड हमको लगा क्या छींट रहे हैं, क्या हो सकता है ये। ग्रीन है, पिंक कलर है, वाइट कलर है। तो जब पता चला कि ये सब यूरिया डीएपी है, इसके बिना खेती नहीं होती है, तो फिर हम घर आए वापस और टाइप किए यूरिया डीएपी क्या होता है। तब पता चला कि हम लोगों के हेल्थ का कारण, जो ख़राब होने का कारण है, वो बहुत हद तक ये यूरिया डीएपी है। खेती में आने के लिए फिर बहुत सारे रिसर्च किए कि आखिर लोग क्या कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए, और हम भी चाहे कि इसका एक पार्ट बनते हैं। अपनी माटी है, इससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ऐसे हमारे जनरेशन में, मेरे कोई लिनिएज में कोई भी फार्मर नहीं है। एक डर तो रहता है कि जो कर रहे हैं, अगर मैंने कुछ लगाया तो वो उगेगा क्या नहीं, लोग तो केमिकल से उगा रहे हैं। तो जब वो उगते हुए दिखता है तो एक अच्छी खुशी आती है कि अरे काम कर रहा है। ये हमारा अल्पाइन केला है हाजीपुर का। हमको पता था कि हमको 5-6 साल लगेगा, तो इसमें टूटना नहीं है। खेती आपका बहुत परीक्षा लेगा। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ खेती है, बहुत चीज़ें हैं। देखिए पापा, लाइट का काम शुरू हो गया है। इस तरह से हम लोग अपने प्लांट्स को इरिगेट करते हैं स्प्रिंकलर से। पानी मैनेज करना, लाइट कट गया तो क्या करेंगे, धूप ज़्यादा हो गया तो ज़मीन सूख रहा है, पानी नहीं है तो क्या चीज़ पे पहले पानी दें, कैसे अपने फार्म को मैनेज करें, कौन सा पौधा कहाँ पे लगाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक तरह का जंगल है। हम लोग इसे फूड फॉरेस्ट बुलाते हैं। लोग जानते नहीं है तो हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक फार्मिंग ऐसा बताना पड़ता है, लेकिन ये सीधे एक जंगल है। और जंगल में जब हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका मतलब ही हो गया कि वहाँ पे केमिकल हो ही नहीं सकता है। गांव वाले तो पागल बोलते थे, जो अभी भी बोलते हैं। जब तक जितना गेहूँ या जितना अन्न वो उगाते हैं, जब तक हम लोग अपने प्राकृतिक तरीके से नहीं उगाएंगे, तब तक हम उनके लिए पागल ही रहेंगे। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि नहीं उग रहा है, तो उनको लग रहा है कि हाँ, कुछ तो कर रहा है ये। घर वाले शुरू में तो बहुत ही खुश थे कि बहुत सारा आम का पेड़ लगने वाला है, अमरूद का पेड़ लगने वाला है। तो लेकिन हमने घर पे बताया नहीं था कभी कि हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग करने वाले हैं। और उनको लगा था कि 2-3 साल में उग जाएगा, लड़का सेटल हो जाएगा। तो ऐसा तो खैर नहीं होता है। आम 5 से 6 साल लेता है, अनार भी समय लेता है, अमरूद का गांच बड़ा होने में समय लगता है। और फिनेंशियल इशूज़ की जहाँ तक बातें हैं, तो हमको भी नहीं लगा था कि क्योंकि फिनेंशियल इश्यूज़ का कोई दिक्कत होगा,
क्योंकि हम लोग सोचे थे कि सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छा होगा हमारे यहाँ, लेकिन सब्ज़ी में एक दिक्कत होता है, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो उसको पसरोट मिट्टी बोलते हैं, तो बहुत कड़ी होती है। पानी लगेगा तो पूरी गीली हो जाएगी और धूप लगेगा तो पूरी पत्थर हो जाएगी एकदम। तो जब मुझे समझ में आ गया कि सब्ज़ी नहीं हो सकता है, तब मैंने घर पे बताया कि ये तो नहीं हो सकता है। तो अभी तो मेरे पापा मेरी मम्मी हमको हेल्प करते हैं बहुत, क्योंकि अगर आप किसान नहीं हैं, आपका अपना ज़मीन नहीं है और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो हम इस बात से पहले ही आगाह करा देना चाहते हैं सारे नवीन किसान को कि आपके पास अगर पैसा है, अच्छे से पैसा है, तो आप खेती में आइए। हमको नहीं लगता है कि मेरे तरह के माँ बाप जिस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं फिनेंशियली, वैसे शायद सब कर पाएँ। तो इस चीज़ में हम बहुत लकी हैं। लाइफस्टाइल तो मेरा यही है कि खेत में आते हैं, मिट्टी से नहाते हैं, गाय के साथ रहते हैं। पहले गोबर सूंघने में भी ऐसे लगता था, बहुत अच्छा लगता है गोबर का स्मेल हो या देशी गाय के गौमूत्र का स्मेल हो। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे केमिकल फार्मिंग हो रही है आसपास, उसकी मिट्टी की खुशबू और हमारे खेत की मिट्टी की खुशबू भी बदल चुकी है। इस तरह के नेचुरल घर में रहना, नेचुरल घर जैसे कि हमारा बांस और मिट्टी का बना हुआ है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात करते हैं हम लोग, तो इसका कई नाम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले, या नेचुरल फार्मिंग का मतलब हो गया कि आपके फार्म पे जो भी चीज़ है आप उसी से कंपोस्ट बनाएंगे, उसी से आप खेती करेंगे। दूसरा बात हो गया कि आपके बीज जो हैं वो देशी होने चाहिए, इंडिजीनियस सीड्स होने चाहिए। तीसरी बात जो है, आप मोनोक्रॉपिंग नहीं करेंगे, कम से कम 4 से 5 फसलें होंगी उसमें। बेसिकली अगर कोई इंसान या कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना चाहता है तो उसके पास एक देशी गाय होनी बहुत ज़रूरी है। उसके गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसके गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो धीरे धीरे वो केमिकल का परसेंटेज कम करके अपने खेत की, अपने मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकता है। इसमें कम से कम भी 3 से 4 साल एक किसान को लगेगा ताकि उसकी माटी अच्छे से उपजाऊ हो जाए। अभी तो उसे केमिकल का आदत पड़ा हुआ है, और केमिकल का ऐसा बात है कि जब हरित क्रांति आई थी 1970s में, उस समय 1-1.5 किलो डाला जाता था यूरिया, डीएपी, ये सब। आज 25-25 किलो, 15-15 किलो डाला जाता है, तब भी किसान कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कीट बहुत ज़्यादा ही आने लग गए हैं। किसान जो है वो एक फैमिली का किसान होता है। अगर कंज्यूमर्स जो हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे तो ना किसान ऑर्गेनिक में बदल पाएगा आसानी से, और ना ही कंज्यूमर को एक केमिकल फ्री खाना मिल पाएगा। हम लोग जब भी सब्जी हटिया जाते हैं तो 10 रुपये के आलू को कोशिश करते हैं 8 रुपये में लेने का, और मिर्च फ्री और धनिया पत्ती फ्री। 10 के जगह 20 देना पड़ेगा, तब तो किसान ऑर्गेनिक कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे एक तो बगीचा बागवानी लगा हुआ है, जिसमें आम, अमरूद, केला, पपीता, शुगर केन, हल्दी, सौजन और इस तरह के कई फलदार पेड़ हैं। आंवला है, कटहल है। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है कि 2040-2045 तक मिट्टी की जो कार्बन परसेंटेज है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, वो 0.5 से भी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि रेगिस्तान ही बन जाए वो पूरा। उस समय शायद आपको चावल, दाल ये सब ना मिले। तो हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं सुपर फूड्स पे फोकस करने को और फ्रूट्स पे फोकस करने का। उस समय कम खाने में ही आपको पेट भरना होगा, और खाना ऐसा हो कि पूरा न्यूट्रिशियस हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग से डिफरेंट कैसे? कन्वेंशनल फार्मिंग मतलब रसायन खेती। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जब आप रसायन डालते हैं मिट्टी के ऊपर, तो जितने भी जीवाणु हैं माटी के, वो सब मर जाते हैं। जो केचुआ एक होता है वो 24 घंटे काम करता है मिट्टी को छेद करने के लिए। उस छेद में पानी जाता है। जब वो केचुआ एक ज़मीन से निकलता है ऊपर, तो वहाँ पे पूरा वो मिट्टी को बुड़बुड़ा बना देता है। तो आपको खुदाई करने की, खुरपी डालने की काम नहीं पड़ती है। जब वो छेद करता है, बहुत सारा अनगिनत छेद करता है, तो उसके अंदर जब बारिश होता है, जब भी आप
पानी डालते हैं, खेत पटवन करते हैं, तो वो पूरा खेत से पानी नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, और वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर आपकी नदियाँ बनती हैं। जब आप खेत में यूरिया DAP डालते हैं तो वो छेद के ऊपर एक सीमेंट जैसा ब्लॉक बन जाता है। हमारी नदियाँ ख़राब हो गई उससे। जैसे मानिए हमारे यहाँ कतरनी चावल है, हम कतरनी का बात करते हैं फ़िलहाल अभी आपसे, या चूड़ा का बात करते हैं तो कतरनी चूड़ा का। तो मार्केट में जो भी आप कतरनी चावल लेते हैं, जो आम आपको 70 रुपया या इस रेट में मिलता है, तो उसमें सोनम मिक्स रहता है। सोनम चावल वो प्योर कतरनी नहीं होता है। प्योर कतरनी का स्ट्रक्चर ही एकदम अलग होता है। चूड़े में भी अगर बात करते हैं तो कतरनी चूड़ा जो मार्केट में अवेलेबल है आज के डेट में, उसमें किसी दूसरे धान का चूड़ा निकाल के उसमें बहुत सारा केमिकल्स मारा जाता है और उसमें परफ्यूम्स मिलाए जाते हैं ताकि वो कतरनी की तरह स्मेल करें। हमको खुद भी आइडिया नहीं था कि ये सब होता है। जब हम मिल में गए चूड़ा के लिए तो मुझे पता चला कि वहाँ पे 120 रुपये किलो भी कतरनी चूड़ा वो लोग बेचते हैं, वो भी प्योर कतरनी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको गुड़ में चीनी मिला हुआ मिलेगा, रंग डाला जाता है ताकि वो गुड़ बहुत ज़्यादा ब्राउनिश दिखे। लेकिन जो ये बागवानी की बात है, इसमें कोई जल्दी पैसा नहीं आने वाला है। कम से कम 4 साल 5 साल आपको लगेगा। अगर आपको एकदम तुरंत रुपया चाहिए कि नहीं, हमको ऐसा है कि किसी भी तरह हमको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है और कुछ पैसा चाहिए उससे, तो कुछ आप ऐसी फसलें कर सकते हैं जैसे कि आप मूंग भी उगा सकते हैं, आप रहर भी उगा सकते हैं, हल्दी की खेती भी कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हैं आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म क्रॉप्स तो आपको जो लगाने हैं आप लगा ही लेंगे। अगर आपके यहाँ आपकी ज़मीन ऐसी है जिसमें माटी बहुत अच्छा है सब्जियों के लिए, तो वहाँ पे भी आप धीरे धीरे पहले छोटा सा पोर्शन लेके उसमें आप सब्जियाँ उगाएं। ये नर्सरी से हमने हरा साग, लेट्यूस और लाल साग लगाया था बिना केमिकल के, प्राकृतिक तरीके से। और जब आपको लगे कि वो सब्जियाँ आप बेच पा रहे हैं घरों पे, तो फिर आप धीरे धीरे बड़ा कीजिए अपने खेत को प्राकृतिक बनाने में। तो ये जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कभी भी मार्केट में नहीं बेचिए, मंडी में नहीं बेचिए। आप हमेशा B2C काम कीजिए। B2C काम का मतलब यही हो गया कि आपका जो भी फार्म पे प्रोडक्ट्स है वो आप किसी को घर पे दे रहे हैं, तो वहाँ आपका बीच का रुपया भी कटेगा, आप उस फैमिली के किसान बन जाएंगे और वो फैमिली समझेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या है। अब हम लोग धीरे धीरे प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। जब जैसे कि अमरूद का कैंडी बनाना, उसका जैम बनाना, अपना आटा बनाना, कोल्ड प्रेस आटा, कोल्ड प्रेस तेल बनाना, कटहल होता है कटहल का पाउडर बनाना, जो हमारा पाम होता है पाम का पाउडर बनाना, हनी रखना, सहजन का पाउडर बनाना। तो आपको प्रोसेसिंग में भी आना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे फिनेंशियली स्टेबल प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। तो ये देखिए चेरी टोमेटो, तो इस तरह धान को साफ़ किया जाता है। देखिए ये हमारा आलू स्प्राउट हो रहा है, बीच में मेथी, सरसों, चना, ये सब भी अच्छा हो रहा है। सक्सेस यही है कि हाँ, प्राकृतिक खेती एकदम पॉसिबल है और बहुत अच्छा फसल दे सकती है। स्वादिष्ट, बहुत इतना स्वादिष्ट हमने गन्ना मैंने कभी नहीं खाया। मैंने कभी वैसे इतना स्वादिष्ट जूस नहीं पिया गन्ने का, इतना स्वादिष्ट टमाटर नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट केला नहीं खाया। हमारा जो कतरनी चावल है, हम लोग 20-25 साल से कतरनी चावल खा रहे हैं, लेकिन वो सुगंध, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ओरिजिनल सीड्स के कारण वो सुगंध है, वो प्राकृतिक है इसीलिए वो सुगंध है। देखिए नेचुरल फार्मिंग में मूली, लाल मूली, ये है प्राकृतिक खेती बिना किसी खाद के, बिना केमिकल के मूली। ऑर्डर के लिए संपर्क करें।